बिहार और राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत जयपुर से करते हैं, जहां पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पीसीसी में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, हमारे इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। देखिए, मुझे कंटिन्यू करने के लिए आला कमान ने, हमारे प्रभारी साहब ने इन्होंने आदेशित किया है, तो निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन में काम करने का मुझे और ज्यादा अवसर दिया गया है पार्टी की तरफ से। और हमें ये भी खुशी है कि हमारे साथी मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन के रहे भाई टीकाराम जूली जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, और हमारे प्रभारी जी को भी उन्हें राजस्थान की जिम्मेदारी वापस कंटिन्यू करने के लिए जो पार्टी हाईकमान ने फैसले लिए हैं, हम सब लोग हमारे जो उत्तरदायित्व हमको दिया गया है उसके ऊपर खरा उतरेंगे, चर्चा करेंगे लोगों से, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जनता की सेवा करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। देखिए, पहले तो मैं हाईकमांड का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर और हमारे जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के डोटासरा, इन दोनों के ऊपर विश्वास जताया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे सीएलपी के नए लीडर बने उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और अब जो टीम है, ये टीम कांग्रेस का प्रचार करेगी और हर नेता को, हर वर्कर को, जैसे पहले असेंबली में साथ लेकर चले थे, अब उससे ज्यादा। और पहले तो कोई लोग कहते थे हमारा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो इस बार ऐसा है कि वर्कर जो है, पहले भी वर्कर का मान सत्कार हुआ है यहाँ, आप भी उनसे चर्चा करके पार्लियामेंट के जो इलेक्शन आ रही है उसका जो देखिए जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी उस टाइम ड्यूरिंग इलेक्शन बोलकर गए थे कि कोई योजना हम बंद नहीं करेंगे। धन्यवाद देता हूँ प्रदेश के मेरे सभी नेताओं को, हमारे प्रभारी जी को, कांग्रेस आला कमान को इस जिम्मेदारी के लिए मुझे चुना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर पर्ची सरकार चल रही है और किसी भी प्रकार की कोई नई योजना इन लोगों की नहीं है। मैं देख रहा था 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का बयान था कि मोदी जी की जो 100 दिन की योजना है उसको हमने 30 दिन में पूरा कर दिया है। और पिछली 22 तारीख का एक ऑर्डर निकला है जिसके अंदर सरकार ने सभी प्रकार के कामों पे रोक लगा दी है। तो एक तरफ तो काम रोक रख रहे, दूसरी तरफ ये कह रहे कि हमने 100 दिन के काम 30 दिन में पूरे कर दिए। पहले तो सरकारी बड़ी मुश्किल से पर्ची से मुख्यमंत्री आए हैं, फिर बहुत दिनों तक मंत्री नहीं आए, अभी तक मंत्रियों ने कार्य ग्रहण भी नहीं किया है। तो 100 दिन का एजेंडा 50 दिन को इनका निकल चुका है। मुख्य बात यह है कि ये लोग जो जनता से वादे करके आए हैं और कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनके साथ ये जो छेड़छाड़ करेंगे, भेदभाव करेंगे, और करना शुरू कर दिया है। आज चिरंजीवी बंद कर दिए। और वहीं बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। मिशन 25 के तहत भाजपा ने आधी आबादी तक अपनी पहुंच मजबूत करने की दिशा में काम करने को लेकर मजबूत रणनीति तैयार करने की बात कही है। इसी के तहत प्रदेश भाजपा कार्यालय में शक्ति वंदन अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। इसके साथ ही महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी चर्चा हुई। कार्यशाला में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, मंत्री मंजू बागमार और अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका विजय राहटकर मौजूद रहे। आपको बता दें कि अभियान को लेकर पार्टी ने प्रदेश स्तर पर 19 सदस्यों की टीम बनाई है। केंद्र सरकार की तरफ से हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं उनको ड्रोन दीदी के नाम से भी जाना जाएगा। 15,000 ड्रोन उनको दिए जाएंगे जो आगे चल के हमारे किसानों की मदद करेंगे। और उसी के साथ साथ हमारी जो बहनें हैं वो लखपति दीदी भी अब बन जाएगी। इसकी भी काफ़ी अच्छी योजना बन गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनें सक्षम हो रही है, अपने खुद के छोटे से बिजनेस शुरू करके अपने पैरों पे खड़ी भी हो रही है।
इन सभी चीज़ों को देखते हुए इन सभी बहनों को साथ हम संपर्क कर रहे हैं, उनको मिल भी रहे हैं और उनके लिए हम क्या प्रयास करेंगे, उनके लिए जो योजनाएं बनाई है वो योजनाएं भी हम उनके पास लेके जाएंगे। एक बहुत बड़ा अभियान पार्टी का शुरू हो रहा है। हमारा शक्ति वंदन नाम का अभियान पूरे देश भर में सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहनों के साथ जुड़ने के लिए शुरू हो जाएगा, जिसकी आज राजस्थान से शुरुआत हो रही है। जयपुर में मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने पदभार ग्रहण किया। सचिवालय के मंत्रालयिक भवन में अपना पदभार ग्रहण किया है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी, आपको बता दें। विशेष पूजा अर्चना के साथ उन्होंने पदभार संभाला है। उन्होंने कहा, विभाग में पूरी मेहनत की जाएगी, जनजातियों के विकास वास्तविकता में हो, ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। वन मंत्री संजय शर्मा ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। सचिवालय के मुख्य भवन में प्रथम तल पर स्थित कमरा संख्या 2114 में पूजा पाठ के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी मां को कुर्सी पर बैठाया। पदभार ग्रहण के बाद उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता ने। राजस्थान के नए वन मंत्री संजय शर्मा ने आज पदभार ग्रहण किया है। आप देख सकते हैं कि सचिवालय में यहां पर कमरा नंबर 2114 में अपने परिवार का आशीर्वाद लेकर के पूरे विधि विधान के साथ में यहां पर बाकायदा सबसे पहले अपनी मां को यहां पर अपनी मंत्री की सीट पर बिठाया है और बिठा करके एक बहुत ही बढ़िया एक संदेश दिया है कि किस तरह से एक राजनीतिक अपने राजनीति के सफर की शुरुआत करता है कि विधायक बनने के बाद में जब मंत्री बने तो मां सबसे पहले बैठी हुई है। कैसा लग रहा है आज बतौर वन मंत्री की मां सीट सबसे पहले अपने बेटे से पहले संभालती हुई? बहुत अच्छा लग रहा है कि इस लायक हुआ ये कि हमारा सर ऊंचा करे, जनता का भी करे, सबका। जी बिल्कुल, तो वन मंत्री हैं संजय शर्मा हमारे साथ में मौजूद। सर, आज आपने ज्वाइन कर लिया है और एक पॉजिटिव मैसेज, सबसे पहले आपने अपनी मां को अपनी सीट पर बिठाया, किस तरह से इस मैसेज को आप आगे बढ़ाएं? देखिए, माता पिता हमारी सर्वोच्च पूंजी हैं, जिन्होंने हमें संस्कार दिया। विशेष रूप से मेरे दादाजी डॉक्टर ब्रजलाल जी और मेरे पिताजी श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी ने जो मुझे संस्कार दिए, और उन संस्कार के ही परिणाम है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो मैंने कार्य किया और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे कार्य को महत्व देते हुए मुझे 2 बार टिकट भी दी और एक ऐसी सीट से दी जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी आम जन को, जिन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए लगातार दूसरी बार मुझे जिताया और उस सीट से भारतीय जनता पार्टी लगातार चौथी बार जीती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रदूषण को लेकर कुछ प्राथमिकता? प्रदूषण को लेकर के, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं, दिल्ली में प्रदूषण होता है तो हमारे सारे काम रुक जाते हैं। अब एनसीआर अलवर जिले में बड़े बड़े उद्योग भी हैं। आने वाले समय में प्रयास ये करेंगे कि जो ग्रेप के कारण विशेष रूप से अलवर जिला जिस प्रभावित होता है उससे हमको निजात मिले, क्योंकि हमारा जिला प्रदूषित नहीं है, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण के कारण हमें बहुत सारे बैरिकेड्स हम पे लगते हैं। और राजस्थान में भी इस प्रकार का वातावरण बनेगा कि आने वाले समय में राजस्थान के आम जन को स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलेगा। ये टोंक में नेशनल हाईवे पर यूडीएच मंत्री झाबरमल खर्रा का पूर्व विधायक अजीत मेहता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान खर्रा ने पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार के घोटालों की जांच कराने की बात कही। साथ ही तथ्यात्मक शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने का ऐलान किया। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान के पिछड़ने पर चिंता जताई और कहा कि इससे लेकर मेयर और निगम अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। के संज्ञान में, किसी भी जनप्रतिनिधि के संज्ञान में अगर मेरे विभाग से संबंधित किसी गड़बड़ी की जानकारी हो तो तथ्यात्मक शिकायत लिखित में मुझे भेजें। और अगर आम आदमी के हित के कोई काम मेरे विभाग के किसी भी संस्था में अटके हुए हों तो उसका भी वो ज्ञापन मुझे भेजें। जांच करवाकर दोनों परिस्थितियों में कार्यवाही करवाने की जिम्मेदारी मेरी रही। कांग्रेस के कालखंड में जिस तरह का खुला भ्रष्टाचार और यूडीएच में जिस तरह की हालत बना दी, टोंक नगर परिषद को नरक परिषद बनाने का जो काम किया गया 5 सालों में, एक एक विषय को ध्यान में लाते हुए उनको सबका निस्तारण भी कराएंगे। टोंक नगर परिषद को पुनः नगर परिषद का दर्जा दिलाने का काम भी करेंगे।
अलवर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए किशनगढ़ बास थाने में एक एएसआई को ट्रैप किया। टीम ने इंस्पेक्टर को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल परिवादी के मुताबिक एक भैंस चोरी के मामले में इंस्पेक्टर ने उसे आरोपी बनाने की धमकी देते हुए इसके एवज में पैसों की मांग की, जिसके बाद थाने में 30,000 की रिश्वत लेते हुए पुलिस ने आरोपी दलाल और इंस्पेक्टर को अरेस्ट कर लिया। सरपुद्दीन खान के भाई साहबदीन को झूठा फंसाने से बचाने के लिए यहाँ पर जो आईओ हैं एएसआई धारा सिंह, वो इनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे। हमने डिमांड का वेरिफिकेशन कराया तो 30,000 रुपये इन्होंने डिमांड करी एएसआई धारा सिंह ने। हमने उस वेरिफिकेशन के आधार पे आज ट्रैप प्रोसीडिंग्स को अंजाम दिया है यहाँ किशनगढ़ बास थाने के ऊपर। इसमें इनके जो एएसआई के दलाल हैं लल्लू खान, उन्होंने 5,000 रुपये और 25,000 रुपये एएसआई धारा सिंह ने लिए। अलग अलग दोनों की जेबों से इसकी रिकवरी की गई ट्रैप राशि की, और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोचिंग नगरी कोटा में महिला अपराध की वारदातों में लगातार अभी गिरावट देखने को मिल रही है। 2022 की तुलना में साल 2023 में 6% महिला अपराध कम हुए हैं, तो वहीं 2019 से 2023 तक के महिला अपराध में 4% की कमी आंकी गई है। हालांकि पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत 2022 की तुलना में 2023 में रिकॉर्ड तोड़ 50% ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। 2022 में आबकारी अधिनियम में के दर्ज प्रकरणों की संख्या 378 थी, जो 2023 में 563 हो गई है। 2022 में 400 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, तो 2023 में 570 आरोपी अरेस्ट हुए। वहीं जुआ अधिनियम के तहत भी 8% ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 2022 में 615 मुकदमे दर्ज कर 1,214 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2023 में 663 मुकदमे दर्ज कर 1,329 लोगों को अरेस्ट करने में सफलता हासिल हुई। 22 की तुलना में 6% और 19 की तुलना में 4% की कमी रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है महिलाओं पे अत्याचार का। 2022 की तुलना में भी 6% कम है और 19 की तुलना में भी 4% की कमी रही। कोटा के अनंतपुरा में अतिक्रमण पर कार्रवाई के विरोध में लोगों ने जबरदस्त हंगामा कर दिया। आक्रोशित लोगों ने कोटा झालावाड़ हाईवे पर जाकर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया। करीब 2 घंटे तक हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से बंद रही। हंगामे की आशंका के चलते पुलिस बल को मौके पर पहुंचा और जाम को खुलवाया। इस दौरान हंगामा हो गया। लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं चूरू के रतनगढ़ में एक शराब से भरा ट्रक हाईवे पर पलट गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और लोगों ने मुफ्त की शराब लूटनी शुरू कर दी। घटना का कारण ओवर स्पीडिंग बताया गया। बीकानेर से सरकारी देसी शराब भरकर एक ट्रक हाईवे से चूरू आ रहा था। तेज स्पीड होने के बाद संगम चौराहे पर ट्रक बेकाबू हो गया। एक्सीडेंट में चालक वाहन में बुरी तरह फंस गया। मौके पर स्थानीय लोगों ने क्रेन की सहायता से ट्रक को खड़ा कर चालक की जान बचाई और उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। झुंझुनू पंचायत समिति कार्यालय के पास सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। पंचायत समिति प्रधान और बीडीओ ने नरेंद्र आबू सरिया पर सरकारी जमीन को कब्जाने का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज किया है। इस दौरान पंचायत की तरफ से कार्यालय परिसर की 4 दीवारी और तारबंदी की हुई है। इस दौरान 30 से 35 व्यक्तियों के साथ ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से 10 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। वहीं पंचायत समिति का कहना है कि 24 घंटे में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो फिर पंचायत समिति के मुख्य गेट को बंद कर धरना दिया जाएगा। इसके अलावा पंचायतों में कार्यों का बहिष्कार भी किया जाएगा। सरकारी की संपत्ति की सुरक्षा करो है। इस पे नरेंद्र कुमार आबूसरिया ने रात को इतवार को रात को 2:30 बजे 20-30 आदमियों को साथ लेकर के और तारबंदी करवा दी गई है। तो आपने किसको शिकायत की, क्या लिखित में रिपोर्ट करवाई है? हमने सोमवार को जिलाधीश महोदय को लिखित में 2:30 बजे सूचना दे दी गई है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, लौट कर तुरंत आते। बूंदी से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर राजस्व विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नैनवा कस्बे में नगर रोड पर पीला पंजा यानी जेसीबी चली है। बेशकीमती जमीन बुलडोजर चला है। बेशकीमती जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई गई है। नगर पालिका ने भी जमीन पर पट्टे बना दिए थे। तो बड़ी खबर बूंदी से, राजस्व विभाग की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। नैनवा कस्बे में नगर रोड पर पीला पंजा चला है। बेशकीमती जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। नगर पालिका ने भी जमीन पर
पट्टे बना दिए थे, जिसको अब अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई चल रही है नैनवा कस्बे में। बूंदी जिले से खबर आ रही है, जहां राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कोटा की सेंट्रल जेल में पुलिस ने अनोखा अभियान चलाया है। कोटा सेंट्रल जेल में कैदियों को अपराध से दूर करने के लिए शिक्षा से जोड़ने की एक पहल की जा रही है। जेल में कैदियों को पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है, ताकि वो शिक्षा से जुड़कर यहां से निकलने के बाद अपना भविष्य बेहतर बना सके। इस अभियान की खास बात यह है कि उन्हें पढ़ाने वाला शिक्षक भी कैदी ही है। इस पहल से कैदियों की दिनचर्या और उनके आचरण में भी सुधार आ रहा है। जो कैदी जेल में आने के समय कागज पर अंगूठा लगाते हैं, वो जेल से बाहर जाते समय साइन करके जाता है। साक्षरता का हमारे 1 वर्ष से सतत अभियान चल रहा है। जेल में एक लाइब्रेरी है जिसमें 3500 से ज़्यादा किताबें हैं, और जेल की लाइब्रेरी में रेगुलर हमें बच्चों जो बंदी है हमारे, इनकी क्लासेस चलाई जाती हैं, जिनमें जो पढ़े लिखे बंदी हैं वो अनपढ़ बंदियों को पढ़ाते हैं। और अभी तक हम 1 साल में 1500 से ज़्यादा बंदियों को साक्षर कर चुके हैं। और आज ये है कि आज हमारे यहाँ सिर्फ 48 बंदी हैं जो उस क्लासेस में हैं, जो सिर्फ वही हैं जो जेल में असाक्षर हैं और जो नए आए हैं। केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज आर पार की लड़ाई के मूड में उतर आया है। भरतपुर जिले में उज्जैन के जयचोली गांव के रेलवे ट्रैक के पास आज से आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ। इसी बीच किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा है कि 22 जनवरी तक शांतिपूर्ण तरीके से महापड़ाव चलेगा। इसके बाद भी उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो बैठक कर आगे की रणनीति में तय करके आंदोलन को और तेज किया जाएगा। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर के जाट समाज एकजुट नजर आ रहा है और ये तीसरी बार जाट समाज का आंदोलन जो है वो शुरू हो रहा है। आज से जयचौली गांव में महापड़ाव डाला जा रहा है और जो आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं नेम सिंह फौजदार, उनका कहना है कि अभी शांतिपूर्ण तरीके से महापड़ाव डाला जा रहा है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उसके बाद जाट समाज आगे रणनीति तय करेगा और फैसला लेगा। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक है नेम सिंह फौजदार हमारे साथ मौजूद है। आज से महापड़ाव आपका शुरू हो गया है, क्या तैयारियां हैं, क्या अल्टीमेटम है आपका? देखिए, 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस था। उस दिन से हमने पीले चावल बांटना शुरू किया है। भरतपुर धौलपुर के जाटों की 1998 से आरक्षण को लेकर आंदोलनरत रहे हैं। समय समय पर सरकार से वार्ताएं हुई हैं, कुछ हद तक समाधान हुए हैं, लेकिन अब जो स्थिति है, सारे विधिक कार्रवाई जो भी हैं, जो भी डॉक्यूमेंटली फॉर्मेलिटियां होती हैं, वो सारी हम लोग पूरी कर चुके हैं। सरकार की मंशा के आधार से ये लगता है कि सरकार जानबूझकर जाटों को आंदोलन के लिए विवश कर रही है। अब तो हमको आंदोलन की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। भरतपुर धौलपुर के जाटों का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी हमारे बड़े भाई और पारिवारिक सदस्य हैं और ये बहुत प्रतीक्षित मांग है। मोदी जी के बिल्कुल नजदीक हैं और नए नए उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी है, वो हमारा सौभाग्य है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आंदोलन उग्र हो। आज हमने यहाँ गांधीवादी तरीके से महापड़ाव शुरू करेंगे और 22 तारीख तक हमारा शांति प्रिय गांधीवादी तरीके जितने भी होते हैं, हवन भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं सुनेगी तो फिर संघर्ष समिति अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होगी। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर यह कि सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रम शक्ति भवन पहुंचे हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से उन्होंने मुलाकात की है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर है और मुलाकातों का सिलसिला केंद्रीय मंत्रियों से जारी है। इससे पहले कोयला मंत्री और ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की और अब यह खबर आ रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर श्रम शक्ति भवन पर पहुंचे हैं, जहां पर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, मुलाकात की तस्वीरें। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर कई मसलों पर बात करने के लिए मुख्यमंत्री आए हैं। मुख्य तौर पर जो ऊर्जा की ज़रूरत है उसको लेकर जो कहा जा रहा है कि कोयले की कुछ दिक्कत आई है, उसे दूर करने के लिए और कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात और ये दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में मुलाकात करने के लिए भूपेंद्र यादव
से पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं, वन और पर्यावरण मंत्रालय के। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18।